हेलो स्टूडेंट्स। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम ये सोचते हैं सर हम कर पाएंगे या नहीं। हमने हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया है या हमने बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं बोलूँगा अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आप ज़रूर कर पाओगे। और सबसे ज़्यादा जो मेरा पर्सनल मोटिवेशनल कोट है वो यही है, वाटर फ्लोज विदाउट नोइंग इट्स क्वांटिटी। मतलब आपको चलते जाना है, चलते जाना है बिना कुछ सोचे कि मेरे पास क्या है, बस डायरेक्शन एकदम सही होनी चाहिए। बिकॉज जैसे हमेशा कहा जाता है डायरेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीड। लेकिन हम फिर भी बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से पूछते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को बताते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे डीप डाउन अंडर हमें लगता है कि अगर हम शांति से बैठे हैं तो हम वीक हैं, अगर हम शांति से बैठे हैं तो मीन्स हमें कुछ आता नहीं है। तो मैं बोलूँगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं पर्सनली सचिन तेंदुलकर को आइडलाइज करता हूँ और उससे मैंने यही सीखा है उनसे कि मुझे सिर्फ क्या करना है, एक्शन। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, एक्शन। नो नीड टू गिव एनी कमेंट, कीप गोइंग। तो अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखें तो यू विल रिमाइंड दिस कोट, नेवर एज्यूम दैट लाउड इज स्ट्रॉन्ग एंड क्वाइट इज वीक। ही इज ऑलवेज क्वाइट एंड ही इज द बेस्ट बैट्समैन, इवन नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप पढ़ते जाइए बिना कुछ सोचे, यही एक मंत्र है। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये और भी चीज़ें होनी चाहिए तो आई नो मोटिवेशन इज़ हाईवे फॉर हार्ड वर्क, बट स्टिल कहीं ना कहीं हार्ड वर्क पे तो चीज़ें रुक रही हैं, आपको मेहनत करते जाना है। आज हम स्टार्ट करेंगे, आज का हमारा गोल है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कवर करना। तो यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। देखिए, एज मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी की डेप्थ रीडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड्स भी क्लियर हो जाते हैं, मेंस भी क्लियर हो जाता है, नीट भी। आई एम सेइंग जेई मेंस क्लियर हो रहा है, बोर्ड्स क्लियर हो रहा है एंड नीट क्लियर हो रहा है, बट एडवांस आईआईटी एडवांस वाला पार्ट बस बचता है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के लॉज, तो अगर हम बात करें तो ये इन लॉज का डिस्कशन, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कॉम्बिनेशन जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए, उन्हें डिफाइन करने के लिए हमने ये लॉज बनाए, कुछ एलिमेंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं उससे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चल रहा है कि टोटल मास ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कंजर्व। किसी भी रिएक्शन में टोटल मास क्या है, कंजर्व है। मतलब एक एग्जांपल लिखते हैं, लेट से नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा राइट बैलेंस्ड इक्वेशन। इधर नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे होता है, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो N2 प्लस H2 इट गिव्स यू अमोनिया। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब मैं बोलता हूँ राइट मास ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास हो गया 28 ग्राम। राइट मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, बट वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम, तो 6 ग्राम। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ अमोनिया, 17, बट हमारे पास आगे कॉफिशिएंट 2 है, इसका मतलब हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 17, व्हाट इज योर आंसर, 34 ग्राम। अब देखिए व्हाट इज द मास ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान से सुनो कि रिएक्टेंट का मास क्या है, तो हमें समझ आ रहा है रिएक्टेंट का मास है 28 प्लस 6, 34 ग्राम। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ प्रोडक्ट, क्लियरली हमें दिख रहा है प्रोडक्ट का मास भी हमारे पास 34 ग्राम है। नाउ क्लियरली मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब पूरी रिएक्शन में मास कंजर्व था। रिएक्टेंट का जितना मास लिया था वो पूरी रिएक्शन में क्या है, कंजर्व। अब यहाँ पे एक डाउट आता है, सर E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी मास में कन्वर्टेबल है या मास एनर्जी में। तो इन केमिकल रिएक्शंस, हमारी केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें बहुत ज़्यादा मास एनर्जी कन्वर्जन नहीं होता, इतना स्लाइट है कि नेग्लिजिबल है, वी कैन इग्नोर। ओके, तो बस हम यहाँ पे बोलेंगे लेट्स स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, एंटोइन लेवॉइजियर ने दिया था ये लॉ इन 1789। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे ही बात हुई थी। तो आई गेस समझ आ गया है। आप किसी भी रिएक्शन में देखेंगे हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये ऑलवेज होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये हमेशा बराबर होगा ऑलवेज। आप कोई भी रिएक्शन देखिए, लेट्स से
अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स यू H2O, तो बैलेंस्ड करते हैं। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है बट ऑक्सीजन 1 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 4 हो गए तो इधर 2। अब क्या करते हैं, हाइड्रोजन का मास लिखते हैं। मास आपको लर्न होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1 ग्राम। अभी हम डिस्कस करेंगे कि 1 ग्राम और 1 AMU में क्या फ़र्क है या 1 U में, तो अभी हम ग्राम लेके चलते हैं। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 1 ग्राम, 4 हाइड्रोजन है तो योर मास इज 4 ग्राम। अब आते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास है 16, तो व्हाट इज द मास ऑफ O2, तो यू कैन से 32 ग्राम। नाउ वाटर का मास कितना होता है 18 H2O, 18 इंटू 2 36 ग्राम। तो आप यहाँ भी देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मास का लॉस नहीं होता, टोटल मास एक रिएक्शन में हमेशा कंजर्व रहता है। तो दिस इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड आप ईयर पे फोकस करिए, 1789 की बात है। अब कंजर्वेशन ऑफ मास के डिस्कशन के बाद हम मूव करते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट का मतलब जो कभी ना बदले, डेफिनेट मतलब जो फिक्स है। ये लॉ हमें किसने दिया है, जोसेफ प्राउस्ट ने। इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसे समझना बहुत ही आसान है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा आप H2O, आप वाटर ले लो। अब वाटर के बारे में हम बात करते हैं, H2O। बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास लेते हैं। एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम है, तो 2 हाइड्रोजन का मास ध्यान से देखो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। अब हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो निकालें, तो वो रेशियो क्या आ रहा है बताओ मेरे को। तो रेशियो आ गया आपका 1:8। क्या आया वो रेशियो, 1:8 आया। तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1:8 रेशियो बाय मास है। अब मैं कहता हूँ आप ये वाटर कहीं से भी ले लो, चाहे बिस्लरी का वाटर ले लो या मिनरल कोई वाटर ले लो, एनी वाटर, या फिर आप गंगा रिवर ले लो या टैप वाटर, एनी वाटर, सबका फॉर्मूला H2O और सबका रेशियो 1:8 बाय मास। तो इट शोज दैट ये कह रहा है कि जब भी दो एटम्स कंबाइन होते हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो व्हाट डज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन्स। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। तो इसका ये मतलब है वेन एवर 2 और मोर एटम्स, 3 भी कंबाइन हो सकते हैं इन केस ऑफ शुगर एंड ग्लूकोज का अगर हम फॉर्मूला देखें, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कभी भी कंबाइन होते हैं दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या कहना है, तो आई गेस हमें ये बात बिल्कुल समझ आ गई है। डेफिनेशन एक्चुअली मैं कहता हूँ अगर आप लॉ याद कर रहे हैं तो डेफिनेशन समझ ही आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेम बात कह रहे हैं। ठीक है, तो आई गेस आप समझ गए हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। 2 और मोर एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ऑलवेज जो रेशियो होगा वो ऑलवेज फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 में हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो लिखते हैं। कार्बन का मास बताइए, कार्बन का मास है 12 ग्राम, धीरे धीरे आप याद भी करते चले जाएंगे। ऑक्सीजन का मास क्या है 16 ग्राम। तो कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम। नाउ अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। क्या रेशियो आएगा, इसका रेशियो आ रहा है 3:8 बाय मास। हमने इसे कैंसिल किया और हमने देखा कि इसका रेशियो 3:8 है। 4 3 12, 4 से डिवाइड किया। और यस वन मोर थिंग, ऑक्सीजन का मास हमने यहाँ पे जो लिखा है, एक ऑक्सीजन का 16 है बट CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मास कितना हो जाएगा 32। समझ आया। CO2 में कार्बन एटम 1 है इसलिए 12 ग्राम लिखा है। O2 में ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 ग्राम। अब आप उसे सिंप्लीफाई करिए एक कॉमन रेशियो से, तो आपका आंसर क्या आता है
योर आंसर इज 3:8 बाय मास। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी मिले, हम एक्सेल कर रहे हैं, जो CO2 निकल रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से मिले या कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन से मिले, कहीं से भी आप CO2 निकालिए, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स, क्या, 3:8 बाय मास। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहना है कि अगर दो एटम कंबाइन हुए हैं तो उनका सोर्स कुछ भी हो, वट एवर, दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो, ये हमेशा एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। नाउ नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया, वेरी फेमस जॉन डाल्टन, 1803। तो आप देखिए धीरे धीरे डिस्कवरीज हो रही हैं और आप ईयर्स भी कनेक्ट करते जाइए। कहानी शुरू हुई थी 1789, 1789 की कहानी है, और अब हम पहुंच चुके हैं 1803 में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से समझना, बिकॉज डेफिनेशन को लर्न करना तो ईजी है, बट अगर आप उसे समझ लें तो और ईजी है। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में जो आपको एक बात दिमाग में रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात है कि फिक्स मास ऑफ वन सब्सटेंस या एटम, फिक्स मास ऑफ वन एटम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप इस बात को समझ लो तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन आपको परेशानी ना करें। तो फिक्स्ड मास ऑफ वन एटम, एक एटम का फिक्स मास कंबाइनिंग विद अदर एटम, जो कंबाइन होगा ये तो सभी को याद रहता है, कंबाइन विद अदर एटम। लेकिन अगेन मैं आपसे एक बात बार बार बोल रहा हूं, क्या समझना है ध्यान से, फिक्स्ड मास ऑफ वन एटम, इस पे ध्यान दो। एक एटम का जो फिक्स मास है जो दूसरे से कंबाइन होगा, ये हमेशा क्या बियर करेगा, ऑलवेज बियर सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो का मतलब होता है 1:2, 2:3, लाइक दैट, ऐसा नहीं 100:4, 59, 70, ऐसा नहीं, वेरी सिंपल नंबर्स। ओके, तो इसमें फिक्स मास क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने यहां समझा कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है उससे मिलके हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं कार्बन कितना है, तो लेट्स राइट। तो कार्बन है 12 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितना है बताओ, तो इसमें भी एक ही कार्बन का एटम है, तो ये भी कितना हो गया, 12 ग्राम। अब इसके बाद अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2। एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है बच्चों, 16 ग्राम। तो 2 ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, 32 ग्राम। ठीक है, तो 32 कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब यहां पे एक ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होता है, इट्स 16 ग्राम। नाउ अब डेफिनेशन को अप्लाई करना सीखो। बोल रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ वन सब्सटेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वन सब्सटेंस या वन एटम, एक एटम का फिक्स मास जो दूसरे से कंबाइन हो रहा है। तो मैंने, अब आपकी मर्जी, आप किसी को भी फिक्स कर लो, मेरे पास ऑलरेडी कार्बन फिक्स आ गया तो मैंने इसको फिक्स मान लिया। तो हमने पढ़ाई की 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन हुए और उन्होंने ऑक्सीजन कितने से कंबाइन हुए, 32 एंड 16। नाउ लेट्स फाइंड आउट रेशियो। क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं, एंड इट्स रेशियो इज 2:1। तो सिंपल है या नहीं रेशियो, बिल्कुल सिंपल है। आपने कार्बन का मास फिक्स किया है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें क्या कहता है, समझो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, अगर दो एटम्स कंबाइन हुए जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उन्होंने कंबाइन होके 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए। तो 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बनाए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड यू कैन से, आप कह सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 2 तरह के कंपाउंड्स बनाए। अब उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, देन
फिर ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेड पेन से लिख रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, देन फिक्स्ड मास ऑफ वन सब्सटेंस या वन एटम, फिक्स्ड मास ऑफ वन एटम कंबाइनिंग विद अदर, कंबाइनिंग विद अदर, बियर सिंपल रेशियो। क्या बियर कर रहा है? इट ऑलवेज बियर सिंपल रेशियो। क्या बियर करेगा? इट ऑलवेज बियर सिंपल रेशियो। ओके, तो फिक्स मास ऑफ वन एटम कंबाइन विद अदर एटम ऑलवेज बियर सिंपल रेशियो। ये एग्जांपल हो गया हमारा। तो हमने देखा कार्बन का मास फिक्स है 12 ग्राम, वो जितने मास ऑफ ऑक्सीजन से फिक्स हो रहा है 16 एंड 32, वो रेशियो 2:1 हो गया। आई बात समझ? एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन हुए, और एग्जांपल नंबर 2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, उन्होंने कंबाइन होके क्या बनाया? एक कंपाउंड बनाया H2O और एक कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब अगर हम देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास, H2O में 2 हाइड्रोजन एटम है, देखो ध्यान से, H2, एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन एटम का मास 2 ग्राम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम है। नाउ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। अगेन लेट्स फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस डेफिनेशन। बोलो, समझ आया इस डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? फिक्स्ड मास ऑफ वन सब्सटेंस। तो अब जो ऑलरेडी फिक्स है उसे कर देते हैं, क्यों परेशानी लें, क्यों अपने आप को और दुखी करें? वैसे ही केमिस्ट्री ने हमें ऑलरेडी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड पावरफुल बना रखा है। तो हाइड्रोजन जब ऑलरेडी ये 2 ग्राम है, तो ये हाइड्रोजन का मास फिक्स है। अब देख रहे हैं किससे कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है 16 और 32 ग्राम से, जिसका रेशियो क्या है? सिंपल, हुज रेशियो इज वेरी सिंपल, 1:2। तो आप एक और एग्जांपल से समझ गए कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर किसी एक एटम का वेट फिक्स कर देंगे तो वो जिससे भी कंबाइन होंगे उनका रेशियो सिंपल होगा। नाउ एक और एग्जांपल ले लिया जाए, तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। तो हमने एक और एग्जांपल लिया। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके NO बना रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, या यू कैन से NO2 बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या यू कैन से N2O बना रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, या यू कैन से N2O5 बना रहे हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ नाइट्रोजन एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन। अब हमने बात की थी कि 2 एटम्स कंबाइन होके 2 से ज़्यादा कंपाउंड बनाए, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड्स बना रहा है, और भी बनाता है, लेकिन मैंने अभी N2O4 को इग्नोर कर दिया है, NO, NO2, N2O एंड N2O5 लिया। नाउ अब हम हर एग्जाम्पल में क्या करेंगे? नाइट्रोजन का मास लिखेंगे। NO में नाइट्रोजन का एक एटम है, तो नाइट्रोजन का मास हो गया 14 ग्राम, ये एटॉमिक मास यूनिट अभी डिस्कस करने वाला है। NO2 में भी नाइट्रोजन का मास कितना हो गया? एक N है तो 14। N2O में एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का 28। N2O5 में भी 2 नाइट्रोजन है तो मास इज 28। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम। NO2 में 2 ऑक्सीजन है तो मास कितना हो गया? 32 ग्राम। N2O में एक ऑक्सीजन है तो मास कितना हो गया? 16 ग्राम। N2O5 में ऑक्सीजन के 5 एटम्स है तो मास कितना हो गया? 80 ग्राम। नाउ अब आपको फिर एक इंपॉर्टेंट लाइन पे ध्यान देना है कि फिक्स मास ऑफ वन एटम, अगर एक एटम का मास फिक्स है तो क्या होगा? तो पहले तो एक एटम का मास देखो फिक्स है। अगर हम देखें तो फर्स्ट, या यू कैन से ABCD लिख सकते हैं, A एंड B ऑप्शन में तो नाइट्रोजन 14 ग्राम है, बट C एंड D एग्जाम्पल में इट इज 28। तो इधर या तो इन्हें 14 किया जाए या 28 किया जाए। अब यहाँ एक और बड़ी बात ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होगा कि आप इसे खुद ब खुद 14 करोगे, दोनों तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई बराबर करना पड़ेगा ताकि फॉर्मूले में कोई चेंज ना आए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि 2 एटम का जो रेशियो हमेशा फिक्स है। तो देखो कैसे,
जैसे ये 14 है और ये 28 है, तो अगर मैं 28 को भी 14 करना चाहूँ तो मैं इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा और साइमल्टेनियसली इसको भी 2 से डिवाइड करूं, सो दैट N2O में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास रेशियो वो डिस्टर्ब ना हो। N2O5 में भी यही, अगर मैं इसे 14 करना चाहूंगा 2 से तो मुझे दोनों तरफ करना है ताकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बाय मास जो रेशियो है वो डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो फॉर्मूला ही बदल जाएगा। समझ रहे होगे इस बात को? तो अब आप देखिए, ये हो गया 14 ग्राम, ये भी 14 ग्राम, कैंसिल कर दिया हमने, 14 बन गया, खुश हो गए हम। ये भी कैंसिल हो गया, 14 बन गया, खुश हो गए। ये हो गया 8 और ये हो गया 40। अब हम देखते हैं इनके बीच के रेशियोज कैसे हैं। तो रेशियोज बिटवीन देम, तो 8 के टेबल से कैंसिल करें, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40। तो देखिए अगेन दे आर बियरिंग वेरी सिंपल रेशियोज, दे आर मल्टीपल्स ऑफ 1 2 3 4। मतलब रेशियो क्या है, 1:2:1:4 1:5। तो ये रेशियो क्या है, सिंपल है। तो आई होप आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एकदम ढंग से समझ आया होगा। अब गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, यहां पर किस शब्द पे ध्यान देना है हमें, गैसियस वॉल्यूम्स। इस शब्द पे क्यों ध्यान देना है हमें, बिकॉज यहां से हमें पता चला ये लॉ एप्लीकेबल है फॉर गैसियस ओनली। मतलब अगर हमसे बोला जाए कि कोई रिएक्शन है, लेट से कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, अगर आप उसको हीट कर रहे हो और वो आपको दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या आप यहाँ पर गैसियस लॉ ऑफ वॉल्यूम लगा सकते हो? नो। ये जनरली वहीं एप्लीकेबल है जहाँ पर मिनिमम 2 गैसियस हो, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। बट सबसे सही है कि गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब देखिए, पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मैंने आपके लिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन लिखी है, मल्टीपल की भी लिखी है, कांस्टेंट की भी लिखी है। यस। तो लॉ ऑफ केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलते हैं, टोटल मास ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज कंजर्व। ये चीज़ हम लिख देते हैं आपके लिए। तो व्हाट डज इट, बड़ा इजी डेफिनेशन है, टोटल। ठीक है, तो डेफिनेशन इज वेरी इजी, बल्कि मैं बोलूँगा आप अपनी टर्म्स में भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व। ध्यान रहे जो रिएक्शन है वो केमिकल है, न्यूक्लियर रिएक्शन में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है, तो मास में भी अच्छा खासा चेंज आता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कांस्टेंट या कंजर्व। ओके, फिर देखते हैं आगे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि 2 और मोर एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो इट स्टेट्स दैट, नहीं लिखा मैंने आपके लिए, लिख देते हैं, बच्चों की आदत होती है थोड़ा, अगर ये ना लिखा हो तो उसे डेफिनेशन ही नहीं मानते, कि 2 और 2 से ज़्यादा एटम्स हमेशा किस में कंबाइन होंगे, फिक्स रेशियो में। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, when 2 atoms combine to form 2 or more compounds, then fixed mass of one atom combined with other always be a simple ratio। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लॉ ऑफ गैसियस, ये गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात तो समझ गए कि ये सिर्फ गैसियस के लिए एप्लीकेबल है। अब आपको एक और बात समझनी है, यहाँ पर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, जो गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। किसकी टर्म्स में समझते हैं, वॉल्यूम्स की टर्म्स में समझते हैं। आ गई बात समझ? तो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कह रहा है कि वो वॉल्यूम्स की टर्म में रिएक्ट कर रहे हैं। आई नो अभी थोड़ा सा डाउट आ रहा है, सर ये वॉल्यूम क्या चीज़ है, हम तो लीटर पढ़ते आए हैं। वैसे अगर आप वॉल्यूम समझ जाओगे तो ईजी हो जाएगा, अभी धीरे धीरे चीज़ें जैसे आगे चलेंगी तो आप कनेक्ट भी कर पाएंगे। यहाँ मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ, लेट से मैंने लिखा नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस। फिर हमने लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ गैस। इट गिव्स यू अमोनिया, अमोनिया इज ऑल्सो अ गैस। तो यहाँ वॉल्यूम्स में कहने का ये मतलब है, ध्यान से सुनना, जैसे नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट 1 है तो हम बोलेंगे 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। इसका कॉफिशिएंट 3 है
तो इट रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स क्या कहता है? व्हेन अ रिएक्शन हैज ओनली गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ध्यान से सुनना बात, व्हेन अ रिएक्शन हैज गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट देन दे रिएक्ट और फॉर्म प्रोडक्ट इन सिंपल रेशियो। कैसे? आप देखिए, ये रेशियो भी तो सिंपल है, 1:3:2। तो गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या कहते हैं हमें? इनका कहना है व्हेन गैसियस मॉलिक्यूल्स रिएक्ट और प्रोडक्ट या फॉर्म करते हैं, तो व्हेन गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म गैसियस प्रोडक्ट, क्या बनाते हैं ये ध्यान से समझना, मतलब ऑलमोस्ट सब क्या होना चाहिए, गैसियस ही होना चाहिए, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। देन इट अकर्स या डू सो, जो आपको सही लग रहा है, जो आप इजीली याद कर सकें, इन सिंपल रेशियो। अब इसे थोड़ा सा एक वर्ड यूज करूंगा, ऑफ वॉल्यूम्स। मतलब हम 22.4 लीटर, थोड़ा बहुत जिन बच्चों को आइडिया होगा वो सोच रहे होंगे कि सर ने 22.4 लीटर क्यों नहीं लिखा, तो 22.4 लीटर लिखने की बजाय हम वॉल्यूम्स की टर्म्स में बात करते हैं। और मैं बताता हूँ ये इजी भी है और ये कैलकुलेशन फ्रेंडली भी है और ये हमारे लिए आसान भी है, तो मैं बोलूँगा आप भी यही फॉलो करो। सर व्हाट अबाउट 22.4? मैं अभी आगे प्रूव करूँगा कि वो कैंसल आउट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। ओके, तो उसका कहना था कि कोई भी रिएक्शन है जिसमें गैसेस हैं, तो इसमें आपसे क्वेश्चंस यही पूछ लेते हैं, फॉर विच रिएक्शन, 4 ऑप्शन होंगे, गैसियस गेल-लुसाक्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो जिसमें गैसियस रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेफिनेशन। एवोगैड्रोज लॉ 1811 में, कहानी 1789 से शुरू हुई, 1803 को पार करते हुए 1811 में पहुंची, और एवोगैड्रोज लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ को समझो, इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रोज लॉ का कहना है 1 मोल ऑफ गैस, इंपॉर्टेंट वर्ड इज गैस, मतलब दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैस। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? गैस के लिए एप्लीकेबल है। तो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, आप थोड़ी देर के लिए एसटीपी और एनटीपी में लड़ाई ना करो, ठीक है? तो एसटीपी या एनटीपी को सेम सा मान लो, और एसटीपी और एनटीपी होता क्या है वो याद कर लो। वो क्या होता है? दैट इज 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम, अब डिपेंड कर रहा है लीटर लिखोगे तो ml, और 22,400 ml ऑफ वॉल्यूम। तो दुनिया में जितनी भी गैस अगर वो 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? सेम, बट कंडीशन, उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। एवोगैड्रोज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस ओनली। मीन्स अगर हम ये स्टेटमेंट लिख दें आपके सामने कि 1 मोल ऑफ, लेट्स राइट अ स्टेटमेंट, हमने एक स्टेटमेंट लिख दी, 1 मोल ऑफ वाटर एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, तो दिस स्टेटमेंट इज false. Why? Can you tell me why this statement is false? It is false because water is a liquid. सर मेंशन तो नहीं है, मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्या करेंगे, रिएक्शंस को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ रूम टेम्परेचर। वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कुछ भी मेंशन नहीं है तो लिक्विड मानेंगे। तो क्या ये एवोगैड्रोज लॉ के लिए सही है ये बात? नहीं, क्योंकि एवोगैड्रोज लॉ तो किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर गैसेस। अगर आप यहाँ पे देखें, इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करो, बताओ मुझे, क्या ये अगर हमेशा ये बात बोली जा रही है कि एट एसटीपी, तो क्या हमने कंडीशन सभी गैसेस की सेम कर दी या नहीं कर दी? बताओ, कर दी। अगर मैं हर गैस के लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ 1 मोल, तो मैंने गैसेस के मोल्स इक्वल कर दिए या नहीं कर दिए? कर दिए।
और फिर मैंने बोला कि सभी का वॉल्यूम, मैंने क्या एवोगैड्रोस ने बोला सभी का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो क्या सभी के वॉल्यूम सेम कर दिए या नहीं कर दिए? कर दिए। तो यहां से इसे थोड़ा और जनरलाइज करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, मतलब अगर सारी गैसेस का वॉल्यूम इक्वल ले लें, कितना? 22.4 लीटर ले लो। इन दैट केस समझने के लिए बाकी कुछ भी ले सकते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं कि 1 मोल गैसेस का सभी का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, मतलब 22.4 लीटर सभी गैसेस का वॉल्यूम है, यानी कि सभी गैसेस का वॉल्यूम क्या है? इक्वल। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर एसटीपी। एसटीपी का मतलब क्या हो, सबकी कंडीशंस भी सेम है, तो हमने क्या बोला? अंडर सिमिलर कंडीशंस हैव, उसमें क्या होता है? इक्वल मोल्स। अब अगर मोल्स इक्वल होंगे तो मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। अभी हम धीरे धीरे इस बात को समझेंगे, बिकॉज मोल इज अ नंबर, जैसे मैंने बोला सबका डजन सेम है तो उसके अंदर नंबर भी सेम होगा 12। ऐसे ही अगर सबका मोल सेम है तो उसके अंदर नंबर भी सेम होगा, बिकॉज मोल क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट करने की टर्म। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन हैव इक्वल मोल्स और मॉलिक्यूल्स। ये बात भी कहां से आई? एवोगैड्रोस लॉ से आई। ओके, अब यहां पर अब आप समझ सकते हो कि वो डेफिनेशन और ये डेफिनेशन सेम है, बस फर्क क्या है? वहां पे लिखा था इक्वल मोल की जगह 1 मोल, कंडीशन सबकी सेम कर दी एसटीपी, जिसको यहां पे लिख दिया अंडर सिमिलर कंडीशन, और वहां सबका वॉल्यूम 22.4 की जगह इक्वल कर दिया। दैट इज क्या मतलब हुआ? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, वेयर एन, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन, एन क्या है बताइए, तो आप बोलोगे एन इज नंबर ऑफ मोल्स। नाउ फिर पूछा जाएगा व्हाट इज वी, तो वी को सिर्फ वॉल्यूम कह के नहीं छोड़ना है वरना गलती हो जाएगी, पूरी चीज याद रखो। वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या है? ये गैसेस का वॉल्यूम। तो कंडीशन सिमिलर है, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर है प्रेशर। तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी लिख ली जाए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो यहां पर हमने समझा बातों को और एवोगैड्रोस लॉ को समझा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें समझिए, इसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको ये स्टेटमेंट पूछ ली कि 1 मोल ऑफ वाटर एट एसटीपी, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ वाटर एट एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। दिस इज इनकरेक्ट। क्या है ये? इनकरेक्ट है। वाई? ये भी पता होना चाहिए। वाई? बिकॉज it water is a liquid and it is applicable for, let's underline it with a very red color word, gas। क्यों ना इसे बॉक्स में ही बंद कर दें, ठीक है? एप्लीकेबल फॉर गैस। तो हमारी क्रांति 1789 से शुरू हुई थी, 1811 तक पहुंच गई है। तो एनसीईआरटी में तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं है, तो सर क्या इसके चांसेस हैं? तो अब अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर हम एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दें तो चांसेस आर वेरी लेस। तो हमारा एनसीईआरटी तो सीधे इसके बाद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पे आ जाता है, बट हम डिस्कस करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अगेन लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी इजी है, लेकिन यहाँ पर हमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हम फिर एक इंपॉर्टेंट, जैसे किसी भी डेफिनेशन में हमेशा एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में भी ऐसे ही एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड मास ऑफ 1 एटम। एक्चुअली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को एक जनरलाइज्ड वर्ड में समझाया जाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब वो जनरलाइज्ड वर्ड क्या है कि ए कंबाइन हो रहा है बी से, ए इज कंबाइनिंग विद बी एंड ए इज कंबाइनिंग विद सी। तो क्वेश्चन ध्यान से डेफिनेशन सुनना कि व्हाट डज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन सेज। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का ये कहना है कि अगर एक एटम, लेट्स से दैट ए कंबाइन विद बी, अगर ए कंबाइन हो रहा है किससे? बी से, टू फॉर्म ए बी, और एक कंपाउंड बना रहा है ए बी, और एंड सेम ए, और अगर वही ए फिर कंबाइन होगा किससे? सी से, और क्या बना रहा है? ए सी। अब इंपॉर्टेंट वर्ड है
देन फिक्स्ड मास ऑफ ए, अब हमने क्या किया, फिक्स्ड मास ऑफ ए का मास क्या कर दिया, फिक्स। तो ए का जो फिक्स मास है वो बी और सी के साथ जो कंबाइन हो रहा है उनका रेशियो, देन फिक्स मास ऑफ ए, बियरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी, बियरिंग वर्ड थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, आसान कर देते हैं, हैविंग रेशियो ऑफ बी एंड सी, तो बी के साथ और सी के साथ जो कंबाइन हो रहा है उनका जो रेशियो है इज सेम, ध्यान से सुनना, वो कह रहा है वो रेशियो या तो सेम होगा या मल्टीपल्स होगा ऑफ रेशियो ऑफ बी एंड सी। थोड़ा इंग्लिश में मुश्किल हो जाता है इसीलिए मैं साथ के साथ बोल रहा हूं, बी और सी के रेशियो में इन कंपाउंड बी सी, मतलब उसका कहना है कि अगर बी और सी आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाएंगे बी सी, तो जो बी सी में बी इज टू सी का रेशियो होगा वही ए बी और ए सी का रेशियो होगा। तो ऑब्वियसली मैंने बात बोली एंड आई अंडरस्टूड कि नहीं समझ आया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से और उसने बनाया वाटर। ध्यान से सुनना, हमारे पास हाइड्रोजन है, वो कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से और उसने बनाया वाटर। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का मास आ गया 2 ग्राम, ऑक्सीजन आ गया 16 ग्राम। अब हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किससे, लेट्स से कार्बन से, और उसने बनाया CH4। क्या बनाया, CH4। तो CH4 में हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, कार्बन कितना है 12 ग्राम। अब जो इंपॉर्टेंट बात है ये तो हमने बता दी कि A जो है वो B के साथ AB बना रहा है और एक A C के साथ AC कंपाउंड बना रहा है। ये बिल्कुल वैसी बात है अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहा है और कार्बन के साथ CH4 बना रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिक्स्ड वेट ऑफ A। अब मैं अगर A का वेट यानी हाइड्रोजन को सेम कर दूं, कैसे, तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 1:8। तो देखा जाए कहीं ना कहीं मास हाइड्रोजन का 1 ग्राम आ गया। इसको भी कैंसिल कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। तो कहीं ना कहीं हमने फिक्स कर दिया हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम। बोलो समझ रहे हो, जैसे मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं तो ये शो कर रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑक्सीजन और 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद 3 ग्राम ऑक्सीजन। तो समझो 3 ग्राम कार्बन, ठीक है। नीचे लिख दिया जाए यहाँ पे नाम, तो इधर लिख देते हैं हम C और इधर लिख देते हैं H, इधर H और इधर C। अब समझो बात को, अब यहां पर हमसे ये बात कही गई कि CH4, इसको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो CH4 में हाइड्रोजन फिक्स है। अब ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो देखो ध्यान से, तो अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, तो 3:8 है। क्या है, 3:8। अब आगे पढ़ते हैं, वो कह रहा है कि इसका रेशियो BC का रेशियो बराबर होगा। क्यों, उसका कहना है कि जो इनका रेशियो होगा वही रेशियो किसके बीच में होगा, सेम अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएं, सेम अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कोई कंपाउंड बना दें CO2, तो जो रेशियो इधर आएगा वही इधर आएगा। देखते हैं, तो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो देख रहे हैं, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 32। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, डिवाइड करते हैं तो देखो 3:8। देखो यही वाले रेशियो आए या नहीं आए, तो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। डेफिनेशन बड़ी है बट मैं उसे सिंप्लीफाई ऐसे कर देता हूं एक वर्ड में। लेट्स से एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट यूज करते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाते हैं अगर हम दो कंपाउंड का। ध्यान से सुनना, जैसे वाटर, लॉ ऑफ वाटर और CH4, ये दोनों इनमें क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगाया। तो इसमें अगर एक चीज का रेशियो सेम ले लें, लेट्स से हाइड्रोजन, तो बाकियों का रेशियो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम या मल्टीपल्स आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई मैं ऐसे कर देता हूं क्योंकि डेफिनेशन बहुत मुश्किल लगती है बड़ी, तो हम ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जो रेशियो वाटर और CH4 का होगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोड़ दें, वही रेशियो ऑक्सीजन और
कार्बन का भी होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो उस बात को? तो मैं चाहता हूं कि आप अपने एंड पे भी ऐसे ही और एग्जांपल्स उसके सोचिए। तो इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ कॉम्बिनेशंस खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मोल कॉन्सेप्ट। सो वी एंड आवर लेक्चर हियर। थैंक यू।